हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बच्चों, हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपने यदि पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है बच्चों, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? व्याख्या कीजिए। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। अब ये क्यों प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख कर आना है कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका लाभ प्राय सभी लोगों को मिलता है। सार्वजनिक वस्तुएं सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं लोगों को प्राय निःशुल्क मिलती है या फिर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाती है। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि सरकार ही उन वस्तुओं की लागत को वहन कर सकती है। क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, सरकार ही उनकी लागत को वहन कर सकती है। एक निजी व्यक्ति उसकी लागत को वहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज का कल्याण करना होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। हमने राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय इनको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि राजस्व में क्या शामिल किया जाता है, पूंजीगत में क्या शामिल किया जाता है। अब आपको इसमें अंतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्व व्यय। ये वे व्यय है जिनसे किसी भी प्रकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। जैसे सरकार के जो सामान्य व्यय होते हैं, सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, ब्याज अदायगी होती है, अनुदान होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय कहलाते हैं, जिसके द्वारा सरकार की कोई वित्तीय संपत्ति नहीं बनती, कोई भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आप पूंजीगत व्यय के बारे में किस प्रकार से लिख कर आएंगे कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण आता है, भवन निर्माण आता है, मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा अन्य राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी जो भी व्यय हैं वो सब पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाते हैं। जो भी सारी चीज़ें हैं जो कि पूंजीगत व्यय में शामिल की जाती है वो आपको इस तरीके से लिखकर आनी है और इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कि राजकोषीय घाटा से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सरकार को घाटा होता है तो सरकार को क्या होता है? उस घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लेना होता है, ऋण ग्रहण करती है सरकार। तो इसको आपको किस तरीके से समझाना है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। हमने राजकोषीय घाटे को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अर्थात दूसरे शब्दों में जो राजकोषीय घाटा है सरकार की जो भी उधार संबंधी आवश्यकताएं हैं उसको बताता है। क्योंकि इसमें राजकोषीय घाटा है, इसके अंदर क्या होता है कि सरकार का जो कुल व्यय है वो तो ऋण ग्रहण को छोड़ के शामिल कर लिया जाता है और जो सरकार की जो कुल प्राप्ति है वो पूरी शामिल की जाती है। मतलब कुल व्यय में से हम जो ऋण ग्रहण है उसको हटा देते हैं, वो शामिल किया जाता है और साथ में जो कुल प्राप्तियां हैं उन दोनों का क्या होता है? राजकोषीय घाटा, अंतर होता है। तो राजकोषीय घाटे से ये पता चलता है कि सरकार को कितनी ऋण की आवश्यकता होती है, कितनी उधार संबंधी आवश्यकता होती है। अतः राजकोषीय घाटा बजट व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की उधार पर निर्भरता की मात्रा को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे से ही पता चलता है कि सरकार को कितनी उधार की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में संबंध बताइए। अभी हमने बताया ना कि राजकोषीय घाटे में क्या होता है? ऋण ग्रहण को छोड़कर सारे कुल व्यय शामिल किए जाते हैं और कुल प्राप्तियां वो उन दोनों का क्या होता है? अंतर होता है। और राजस्व घाटा क्या होता है? जो राजस्व व्यय है और राजस्व जो प्राप्ति है उनका अंतर होता है। तो इस तरीके से लिखना है आपको कि राजस्व घाटे में सरकार का जो भी राजस्व व्यय है और राजस्व प्राप्तियों पर जो अधिकता है उसको दर्शाता है राजस्व घाटा। अर्थात राजस्व व्यय में से हम राजस्व प्राप्तियों को माइनस कर सकते हैं। जबकि राजकोषीय घाटा क्या है? जिसमें कुल व्यय, जिसमें कि उधार को शामिल नहीं किया जाता। जैसे अभी हमने बताया था कि कुल प्राप्तियों पर अधिकता को ये दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी तरीके से आप इसको ध्यान से सॉल्व भी करेंगे। प्रश्न है कि मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश दे रखा है 200। याद रखना है सारी चीज़ें। सरकार के क्रय की जो मात्रा है वो दे रखी है 150 रुपये। निवल कर, निवल कर मतलब जो सरकार जो कर लेती है, अर्थात एक मुश्त कर से अंतरण को घटा दिया जाता है। इसके अंदर निवल मतलब शुद्ध कर, मतलब अंतरण राशि को इसमें से घटा दिया गया है, वो दे रखा है इसके अंदर 100। और उपभोग फलन है वो दे रखा है C = 100 + 0.75y।
दिया हुआ है, ये आपको सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपको ज्ञात क्या क्या करना है, जो पहली चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है संतुलन आय का स्तर। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको संतुलित आय का स्तर ज्ञात करना है। दूसरा आपको सरकारी व्यय गुणक ज्ञात करना है और कर गुणक, दोनों के मानों की गणना करनी है। जो तीसरा है वो है सरकार के व्यय में यदि 200 की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब सरकार का व्यय आपको दे रखा है और उसमें अब कितनी 200 की बढ़ोतरी हो गई तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। जो सबसे पहले है हम ज्ञात करेंगे संतुलन आय का स्तर। ठीक है बच्चों, तो संतुलन आय का स्तर ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यदि आपने फॉर्मूला को याद कर रखा है तो आप संतुलन आय का स्तर भी इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संतुलन आय के स्तर की गणना करते हैं। तो हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, निवेश दे रखा है 200, सरकार के द्वारा जो क्रय की गई मात्रा है जिसे हम जी से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 150। इसके बाद एक मुश्त कर जो टी है वो दे रखा है 100, हमने बताया था निवल कर, और उपभोग है वो दे रखा है फलन 100 प्लस 0.75 ठीक है। संतुलन आय को निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। सूत्र आपका ये है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, y बराबर 1/1 माइनस सी जो कि स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है, कांस्टेंट है सी, और यहाँ है सी टी माइनस, जो कि हमने किसको बताया था, जो कर है उसको शामिल किया जाता है, प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब आपको जो जो दे रखा है वो आप सारा फॉर्मूले में फिट करते चले जाएंगे। तो हम 1 माइनस 0.75, ये हमें जो उपभोग फलन दे रखा है उसमें 0.75 हमें दे रखा है, क्या एमपीसी दे रखी है, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिसे हम सी से भी डिनोट करते हैं। तो 1 में से 0.75 को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको जो उपभोग फलन है वो हम देखेंगे। तो 100 माइनस 0.75 ये हमें दे रखा है, और इंटू 100, यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें निवल कर जो टी है वो हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ये जो हमें है इनकम हस्तांतरण राशि वो हमें नहीं दे रखी है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद निवेश आपको 200 दे रखा है और जी आपको 150 दे रखा है। ठीक है, तो हमने सारी राशि जो है दी हुई है वो हमने फॉर्मूले में फिट कर दी। अभी हम इसको ज्ञात कर लेते हैं इजी वे में। 1/1 में से 0.75 को हमने माइनस किया तो 0.25 आ गया। ठीक है, 100 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया, प्लस 200 प्लस 150। इसके बाद हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 0.25 में, यहाँ 100 हो जाएगा तो आ जाएगा 4 इंटू, ये इनको हम प्लस माइनस करके करते हैं। तो 450 में से हम 75 को माइनस कर देते हैं, 100 को, 200 को और 150 को, इनको प्लस कर लिया तो 450 हो गया, और 75 को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार 4 गुणा 375 जो कि हमने माइनस किया, तो हमारा जो संतुलित आय का स्तर आ जाता है 1500। ठीक है बच्चों, तो जो हमें यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं हमने सारे क्या किए हैं, फॉर्मूले में फिट कर दिए हैं, और इस प्रकार से संतुलित आय का स्तर 1500 रुपये निकल आता है। बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको सारे जो डेटाज दे रखे हैं वो फिट करते चले जाने हैं और आपका आंसर सामने होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ पूछी थी इसने, सरकारी व्यय गुणक पूछा है और कर गुणक। आपको सरकारी व्यय गुणक का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए और कर गुणक उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों यदि याद है तो आप आराम से दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सरकारी व्यय गुणक निकालते हैं। तो सरकारी व्यय गुणक का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, 1/1 माइनस सी है जो कि एमपीसी है, वो हमें यहाँ पर दे रखी है 0.75, तो आपको उसी तरीके से लगा देनी है। तो 1 में यदि हम 1 माइनस 0.75 करते हैं तो 0.25 आता है, और हम इस तरह से डिवाइड करते हैं उसमें, तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाता है। तो सरकारी व्यय गुणक कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, अब सरकारी व्यय गुणक हमें 4 दे रखा है, तो आय में परिवर्तन भी निकाल लेते हैं सरकारी व्यय गुणक के हिसाब से। तो हम देखते हैं 1 माइनस सी जो कि सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला है, और मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, डेल्टा जी, मतलब जो सरकारी व्यय जो कि हमें दे रखा है 150। ठीक है, हम फॉर्मूले में देखेंगे ना, जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उसको क्या दे रखा है, 150 दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम आय में परिवर्तन देखते हैं। तो वही 1/0.25 आ गया, इंटू 150 किया तो यह 4 आ गया, 4 इंटू 150 मतलब बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो सरकारी व्यय गुणक के हिसाब से मतलब 150 का हम परिवर्तन कर रहे हैं सरकारी व्यय में, तो आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, 600 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं कर गुणक, उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कर गुणक का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। -c कितना है, 0.75 जो कि हमने यहाँ फिट कर दिया है, 1 माइनस 0.75। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.75 जो कि माइनस में है डिवाइडेड बाय 0.25,
करते हैं तो कर गुणक का मान कितना आता है -3। कर गुणक किस में आएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए वो माइनस में ही आएगा। तो अब इससे भी हम आय में परिवर्तन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कर भी दे रखा है यहाँ पर। तो 1 माइनस 0.75, जो 0.75 जो कि हमारा कर गुणक था, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। और हमें जो कर है, निवल कर, वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 100 दे रखा है, जो कि हमने यहाँ पर फिट कर दिया। तो 0.75 0.25 हमने इसको माइनस किया तो 0.25 आ गया इंटू 100। तो इस तरह से -3 जो कि हमारा कर गुणक था इंटू 100, तो कितने का परिवर्तन होता है, -300 का। मतलब 100 रुपये कर की जो राशि है वो करने से हमारा -300 आय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार से आप सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला सी जो सेक्शन है, वो क्या पूछा है कि सरकारी व्यय में 200 की बढ़ोतरी। अभी सरकारी व्यय कितना था, 150। अब इसमें 200 की बढ़ोतरी यदि हो जाती है तो कितना परिवर्तन हो जाएगा आय में। हमने पहले सरकारी व्यय कितना निकाला था, 150, तो 150 के हिसाब से कितनी आई थी संतुलित आय। और अब हम ये देखते हैं कि सरकारी व्यय में हमने 200 की बढ़ोतरी कर दी तो हमारी संतुलित आय क्या आती है। पूर्व में सरकारी व्यय अर्थात क्रय कितना था, 150, अब 200 की बढ़ोतरी कर दी है तो कितनी हो गई सरकारी व्यय, 350। बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी, निवेश हमारा वही 200 रहेगा, एक मुश्त कर वही हमारा 100 रहेगा, और जो उपभोग है वही हमारा 100 प्लस 0.75 और वाई, वो हमारा उपभोग फलन रहेगा। वापस से हम फॉर्मूला वही लगा देते हैं संतुलित आय का, जो हमने ए सेक्शन में लगाया था। y बराबर 1 माइनस सी यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, CT प्लस CTR प्लस I प्लस G, ये सब कांस्टेंट है, CTR भी यहाँ पर कांस्टेंट है। इसके बाद 1/1 माइनस 0.75, जो हम इसको फॉर्मूले में जो हमें दे रखा है उपभोग फलन, वो हम लगा देते हैं। तो 100 माइनस 0.75 गुणा 100, जो कि कर की राशि है, प्लस 200 निवेश की राशि है, और जी यहाँ पर हमने 150 की जगह कितना कर दिया है, 350। ठीक है, बाकी हम वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे तो 0.25 आ जाता है। 100 माइनस 0.75 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाता है, प्लस 200 प्लस 350। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 × 575 कितना आ जाता है पर 2300। ठीक है, तो जहाँ पर कितनी थी पहले संतुलित आय का स्तर, जब हमारा सरकारी क्रय अर्थात सरकारी व्यय जब 150 था तब हमारे कितनी आई थी, 1500, और अब कितनी हो गई है बढ़ के संतुलित आय 2300, क्योंकि हमने सरकारी व्यय को भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लास्ट में लिख के आना है कि सरकारी व्यय में यदि 200 की वृद्धि होती है तो संतुलित आय 1500 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 2300 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार करना है जिसमें निम्नलिखित फलन है। अब आपको दोबारा वही डेटाज दिए हैं और आपको सॉल्व करना है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उपभोग फलन दिया हुआ है C बराबर 20 प्लस 0.80y, I दे रखा है 30, G दे रखा है 50, और TR जिसकी हम हस्तांतरण आय की बात करते हैं वो दे रखी है आपको 100। ठीक है, आय का संतुलन स्तर और मॉडल में स्वायत्त व्यय गुणक आपको ज्ञात करना है। यदि सरकार के व्यय में 30 की वृद्धि हो जाती है, 50 दे रखा है सरकारी व्यय, इसमें 30 की वृद्धि हो जाती है तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है वो आपने अभी देखा ही था, ये वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको आय का संतुलन स्तर ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और स्वायत्त व्यय गुणक भी यहाँ पर निकालना है। स्वायत्त व्यय गुणक जो सरकारी व्यय गुणक है वो भी निकालना है। तो हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था लगभग उसी तरीके से सॉल्व होगा। और लास्ट जो चीज़ पूछी है इसने, वो पूछी है यदि एकमुश्त कर 30 और जोड़ दिया जाए। यहाँ पर जो कर है, यहाँ पर कर की राशि नहीं दी हुई है। अब इसने बताया कर भी यदि हम यहाँ पर 30 जोड़ दें तो सरकार के क्रय में बढ़ोतरी का भुगतान किया जा सके तो संतुलन आय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इससे एकमुश्त कर को भी जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से फिर हम देखते हैं कि संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा, तो वो भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आय का संतुलन स्तर देख लेते हैं। निवेश 30 दे रखा है, सरकारी व्यय 50 दे रखा है, जो अंतराल है अंतरण की राशि है वो 100 दे रखी है, और उपभोग फलन है वो 20 प्लस 0.85 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सारी चीज़ें फिट कर देते हैं। फॉर्मूला है 1/1 माइनस सी कांस्टेंट माइनस CT प्लस CTR प्लस I प्लस G। ठीक है, 1 में 1 माइनस 0.8, यहाँ पर हमारा जो उपभोग फलन है वो कितना है 0.8, y दे रखा है ना, तो MPC कितनी है 0.8, तो यहाँ पर हमने C 0.8 लगा दी। 20 प्लस 0.8 जो कि हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर उपभोग फलन दे रखा है वो हमने यहाँ लगा दिया इंटू 100। 100 जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है TR।
तो टी आर जो है, क्योंकि सी टी अभी हमने नहीं दे रखा, सी टी हमें सी सेक्शन में दे रखा है, तो टी आर की राशि ही लगाएंगे हम। 100 + 30 यहाँ निवेश दे रखा है और जी यहाँ पर 50 सरकारी व्यय दे रखा है। सारी चीज़ें लगा दी। हम पॉइंट जो 8 है उसको यदि हम 1 में से माइनस करते हैं तो 0.2 आ जाता है। 20 प्लस इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 + 30 + 50, इनको सबको कैलकुलेट करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ 180 आ गया और हम इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। तो इस तरह से संतुलित आय का स्तर कितना आ गया हमारा 900, जो कि हमें सारे आंकड़े दिए हुए थे, हमने उसके हिसाब से ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है स्वायत्त व्यय गुणक की हमें गणना करनी है। हमसे ये पूछा था ना कि स्वायत्त व्यय गुणक, तो फॉर्मूला आपने देखा ही था कि 1/1 - c फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 - 0.8, सी यहाँ पर MPC कितनी है 0.8, तो 1 में 1 0.2 का डिवाइड करते हैं तो 5 यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा स्वायत्त व्यय गुणक आ जाता है। समझ में आ गया। अब स्वायत्त व्यय गुणक के हिसाब से आय में कितना परिवर्तन होता है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ये स्वायत्त व्यय गुणक का फॉर्मूला 1/1 - c मल्टीप्लाई डेल्टा जी। डेल्टा जी हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 50, सरकारी व्यय में परिवर्तन कितना दे रखा है 50, तो 1/0.2 इंटू 50 हम करते हैं तो 5 × 50 250, अर्थात 50 का हम सरकारी व्यय में परिवर्तन करते हैं तो आय में 250 का परिवर्तन होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? क्यों? क्योंकि जो सरकारी व्यय गुणक है उसका मान कितना है 50 है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है कि यदि सरकारी व्यय में 30 की वृद्धि हो जाए तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमारी सरकारी व्यय में कितनी दे रखी थी 50 दे रखी थी, अब इसमें 30 की वृद्धि कर लेते हैं, अर्थात कितनी हो जाती है 80। बाकी सारी चीज़ें वही की वही रहेंगी, निवेश 30 रहेगा, टीआर जो है 100 रहेगा, सी है वो 20 + 0.8y रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम वही फॉर्मूला लगा देते हैं, बस केवल हमें क्या चेंज करना है, जो सरकारी व्यय है जो हमने 50 लगाया था वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 80 कर देंगे और इस तरह से सारी चीज़ें फिट कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया और इनको कैलकुलेट करते हैं तो 210 आ गया। अब हमारी सर जो इनकम है वो कितनी आ गई है 1050। संतुलित आय अब कितनी आ गई है 1050। हमने क्या कर दिया है, केवल 30 का परिवर्तन सरकारी व्यय में करा है। अब ये चेंज हो गई ना, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। तो अब हम जो अगली चीज़ देखते हैं वो है एक मुश्त कर 30 जोड़ दिया, अभी तक कर नहीं दे रखा था, अब हम 30 जोड़ देते हैं और इसके बराबर ही सरकारी क्रय में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो हम देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। आय 30 के 30 है, निवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, सरकारी व्यय में 80, क्योंकि इसने कहा ना कि 30 ही हम क्या करते हैं सरकारी क्रय में जोड़ देते हैं। 80 हो गया, टीआर हमारा 100 है, सी बराबर 20 + 0.8y है। अब हम इसको फॉर्मूले को वापस लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं 1/1 - 0.8 जो कि हम लिखते हुए आए थे 20 - 0.8 × 30, ये जो टी है वो हमने यहाँ पर 30 लिख दी है क्योंकि 30 के बराबर एक मुश्त कर में वृद्धि हुई है। 0.8 × 100 जो कि हमें टीआर दे रखा था 30 और 80 हमने जी कर दी है। सरकारी व्यय हमारा कितना हो गया है 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 20 माइनस इसको हम सॉल्व करते हैं तो 24 आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 80 आ जाएगा, 30 + 80। ठीक है, तो इस तरीके से 5 × 186। अब हमारी इनकम कितनी आ गई 930। आप देख रहे हैं ना कितना चेंजेस आ रहा है। हम लिखते हैं कि यदि कर में 30 जोड़ने से और इतनी ही वृद्धि सरकारी क्रय में की जाती है तो संतुलन आय में कितनी होती है 900 से बढ़कर 930 की वृद्धि होती है। यहाँ पर हमने उतनी ही कर की राशि बढ़ाई है और उतनी ही सरकारी व्यय में बढ़ोतरी की है। तो पहले जो संतुलित आय थी वो हमारी 900 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है 930 हो गई है। तो ये यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। आ रहे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो डेटा दिए हैं उनको सबको फिट करना है और अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त प्रश्न जो हमने पुराना वाला जो क्वेश्चन देखा है उसी में यदि अंतरण में 10 की वृद्धि कर दी जाए, जो अंतरण राशि थी वो कितनी दे रखी थी 100 दे रखी थी, उसमें इसने 10 की वृद्धि कर दी और एक मुश्त करों में 10 की वृद्धि का निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करनी है। अब हमें दोनों चीज़ों को देखना है, अंतरण की राशि में 10 की वृद्धि की है और कर में 10 की परिवर्तन किया है, तो क्या प्रभाव पड़ता है आय में। सबसे पहले हम अंतरण में देखते हैं 10 की वृद्धि, सारी चीज़ें वही ले लेते हैं। आई 30 दे रखा है, जी 50 दे रखा है, टी आर 100 में हम 10 को प्लस कर देते हैं तो 110 हो जाता है, सी बराबर 20 + 0.8y जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मूला वही लगा देते हैं हम, 1 - 0.8 हो गया, 20 जो कि हमें बहुफलन में दे रखा है प्लस 0.8, अब हम यहाँ 110 लगा देते हैं 100 की जगह, प्लस 30 + 50 क्योंकि अभी हम कर की राशि यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 1
अपॉन 0.2, 20 प्लस 88 हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 15 को कैलकुलेट करते हैं, प्लस करते हैं तो 188 आ जाएगा। तो अब हमारी संतुलित आय का स्तर कितना आया है 940, क्योंकि हमने 10 रुपये किस में वृद्धि कर दी है, जो हमारी अंतरण की राशि है उसमें वृद्धि कर दी है। समझ में आ रहा है। इसके बाद यदि करों में अब 10 की वृद्धि होती है तो हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, आई वही 30 है, जी वही 50 है, टी जो है वो है हमारा 30 प्लस 10 कितनी हो गई है 40, टी आर है हमारी 100 और सी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई। ठीक है, अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो हमारा वापस देख लेते हैं अंतरण की राशि, अब हम वापस 100 ही कर देंगे, फॉर्मूले में फिट करते चल जाते हैं सारी चीज़ें। 1 माइनस 0.8 हो गया 20, 0.8 इंटू 40 हो गया, कर की राशि 30 की जगह, 0.8 इंटू 100 हो गया 30 प्लस 50। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1 अपॉन 0.2, 20 इनको मल्टीप्लाई करते हैं 32, 80 प्लस 30 प्लस 50। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब कितनी आती है 740। देख रहे हो ना आप कितना वेरिएशन आ रहा है कि हमने कर की राशि में बढ़ोतरी की है तो कितना परिवर्तन आ रहा है, अंतरण की राशि में बढ़ोतरी की है तो कितना परिवर्तन आ रहा है। तो संतुलित आय इन सबसे क्या होती है, प्रभावित होती है। इनमें सरकारी व्यय में, अंतरण की राशि में और कर में यदि हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अतः अंतरण में 10 की वृद्धि करने पर संतुलित आय का स्तर कितना होगा 940 और करों में 10 की वृद्धि करने पर संतुलित आय का स्तर कितना होगा 740 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हम मान लेते हैं C बराबर 70 प्लस 0.70 YD दे रखा है, प्रयोज्य I बराबर 90 दे रखा है, G बराबर 100 दे रखा है, T बराबर 0.10 Y दे रखा है। ठीक है, संतुलित आय का स्तर याद करना है, वही आपको सारी चीज़ें दे रखी है, उसके हिसाब से आपको संतुलित आय याद करनी है। संतुलित आय पर कर राजस्व क्या है यह आपको देखना है। क्या सरकार का बजट संतुलित है, हमें देखना है कि सरकारी व्यय और कर दोनों क्या बराबर हैं। यदि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब सरकार का बजट कैसा होगा, संतुलित। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम संतुलित आय की गणना कर लेते हैं, जो कि हमें ए सेक्शन में दे रखा है। सारी चीज़ें लिख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। C बराबर 70 प्लस 0.70 YD दे रखा है, I बराबर 90 दे रखा है, G बराबर 100 दे रखा है, D बराबर 0.10 Y दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है वो है y बराबर C कांस्टेंट प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 70 प्लस 0.7 y जो है उसमें से हम 0.10 y जो है वो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो t की राशि है हमारे यहाँ पर दे रखी है ना हमें 0.10 y, तो वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। टी आर हमें दे नहीं रखा, प्लस 90 आई दे रखा है, प्लस 100 हमें जी दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 70 प्लस 0.7 वाई मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 वाई आएगा, प्लस 90 प्लस 100 हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो y बराबर 0.63 वाई। हम इनको और इसको माइनस कर रहे हैं और 70 और इनको सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या तो प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने देखा है इन दोनों को हमने किया 0.63 है, फिर इन सबको प्लस कर लिया तो हमारा 260 आ गया। इसके बाद ये 0.63 वाई है वो लेफ्ट साइड चल जाएगा, y में से माइनस हो जाएगा और बराबर 260, तो 0.37 वाई बराबर 260 और 260 में हम 0.37 का डिवाइड करते हैं तो 703। यहाँ पर हमारे संतुलित आय का स्तर कितना आ रहा है 703। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद करना है। अगला देखते हैं संतुलित आय पर कर राजस्व कितना है। कर हमें टी कितना दे रखा था 0.10 वाई, वाई हमने ज्ञात कर लिए तो हम वाई को यहाँ पर 703 हम यहाँ लगा देते हैं, 0.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 70.3। यहाँ कर की राशि कितनी आई है 70.3। सरकार का बजट संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कर तो हमारी 70.3 आई है, जबकि जो सरकारी व्यय है वो हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है। दोनों बराबर नहीं है ना, कर और सरकारी व्यय दोनों बराबर होंगे तभी क्या होगा, बजट संतुलित होगा। क्योंकि सरकार के व्यय और कर राजस्व में अंतर है, सरकार का जो व्यय है वो तो अधिक है और कर राजस्व क्या है कम है, तो सरकार का बजट कैसा हो गया, कैसा बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया ना, तो ये बजट संतुलित नहीं है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। ठीक है, आनुपातिक आयकर 20% है, आय का आनुपातिक दे रखा है यहाँ पर। संतुलन आय में निम्नलिखित परिवर्तनों को ज्ञात करना है कि सरकार के क्रय में यदि 20 की वृद्धि कर दी जाए और अंतरण में 20 की क्या कर दी जाए, कमी दे रखी है। तो आपको
उपभोग प्रवृत्ति दे रखी है, आनुपातिक आय कर का प्रतिशत दे रखा है। तो हम सबसे पहले सरकार के क्रय में 20 क्या करते हैं की वृद्धि कर लेते हैं। सरकार के क्रय में 20 की वृद्धि करने पर, सरकार के क्रय में 20 की वृद्धि होने पर संतुलन आय में परिवर्तन को हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे 20 का परिवर्तन किया है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है 1/1 माइनस सी, यहाँ सी की जगह हम MPC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, इनटू डेल्टा जी। MPC कितनी है 0.75, हमें यहाँ पर दे भी रखी है 0.75, ठीक है, और इनटू 20 इस तरह से निकालते हैं तो कितना आ गया 80 आ गया, 1/0.25 आ गया, माइनस किया तो इंटू 20, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 20 80 आ जाएगा। तो सरकार के क्रय में यदि 20% की वृद्धि की जाती है तो संतुलित आय में कितनी की वृद्धि होती है 80 की वृद्धि होती है। 80 की वृद्धि हो गई ना, ठीक है। अब अगली जो चीज़ हमसे पूछी है वो है अंतरण में 20 की कमी होने पर। अब अंतरण में हम 20 की कमी होते हैं तो संतुलित आय में भी क्या होगी कमी होगी, अंतरण में कमी हो रही ना, इसीलिए अब इसका फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था C बटे में 1 माइनस MPC या 1 माइनस सी भी कर सकते हैं इंटू TR, तो 0.75 1 माइनस 0.75 इंटू -20 क्योंकि अंतरण की राशि यहाँ पर कम की गई है, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 क्योंकि हमने माइनस किया है तो इंटू -20, तो कितना आया 3 इंटू -20 तो -60। हमने यहाँ पर क्या है अंतरण की राशि में 20 की कमी की है तो क्या हो रहा है हमारे संतुलन आय में क्या हो रही है 60 की कमी होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए जो कि हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े थे। यदि उन फॉर्मूलों को आपको पता है तो उन फॉर्मूलों को आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है फिट करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो कर गुणक है वो एक तो ऋणात्मक होता है और दूसरा वो सरकारी व्यय गुणक से क्या होता है छोटा होता है। व्याख्या करनी है तो आपको किस तरीके से लिखना है इसका आंसर। निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से क्या होता है छोटा होता है क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि कुल व्यय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कि जो सरकारी व्यय है तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जबकि करों में वृद्धि केवल गृहस्थ उपभोग को प्रभावित करती है। कुल जो कि कुल व्यय का क्या होता है भले एक भाग होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है इसलिए उसका प्रभाव क्या होता है ज़्यादा होता है। कर है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है इसलिए उसका प्रभाव क्या होता है कम होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना है। अब इसका एक उदाहरण भी आपको यहाँ पर देना है। कैसे लिखेंगे कि मान लिया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है 0.75, सरकारी व्यय में 10 के बराबर क्या की जा रही है वृद्धि, तो सरकारी व्यय गुणक क्या होगा इस तरीके से जो कि हम बार बार बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला 1/1 माइनस सी, 0.75 आपको यहाँ पर क्या दे रखी है MPC, 1/0.25 4, तो सरकारी व्यय गुणक कितना आ गया 4। तो आय में परिवर्तन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आय में परिवर्तन निकालते हैं तो 1/1 माइनस 0.75, तो 10 यहाँ पर हमने क्या किया है सरकारी व्यय में परिवर्तन किया है। तो 4 जो सरकारी व्यय गुणक है तो 10 में परिवर्तन करने पर सरकारी व्यय में तो कितना परिवर्तन होता है 40 का, क्योंकि सरकारी व्यय गुणक का मान कितना है 4। मतलब हमने सरकारी व्यय में यदि 10 का परिवर्तन किया है तो क्या होता है गुणक यदि यहाँ पर काम करता है सरकारी व्यय गुणक तो आय में 40 का परिवर्तन होता है। अब हम कर गुणक को देखते हैं। इसके विपरीत यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और करों में भी हम क्या करते हैं 10 के बराबर वृद्धि कर लेते हैं। जितनी हमने सरकारी व्यय में किया उतना ही हम करों में कर लेते हैं। तो हम पहले कर गुणक निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी माइनस सी 1 अपॉन माइनस सी अपॉन में 1 माइनस सी, ठीक है। तो 0.75 1 माइनस 0.75 माइनस चलेगा। यहाँ पर हमने पहले बताया था कि कर गुणक कैसा होता है ऋणात्मक, तो 0.75 1 में से 0.75 को माइनस करते हैं तो 0.25 आता है। इसके बाद कितना आंसर आ गया -3, तो कर गुणक का मान कितना आ गया -3। अब इसके हिसाब से आय में परिवर्तन देखते हैं तो -c 1 अपॉन 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इंटू डेल्टा टी माइनस 0.75 अपॉन में 1 माइनस 0.75 हमने सी का मान लगा दिया इंटू 10। हमने कर में कितना परिवर्तन किया है 10 का परिवर्तन किया है तो -0.75 1 माइनस 0.75 इंटू 10 यहाँ जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं तो -3 जो कि हमने देखा कर गुणक कितना है -3 इंटू 10 बराबर -30। तो आप क्या देख रहे हो कि सरकारी व्यय गुणक है उससे तो 4 का 4 आता है, वो तो वही यदि हम निकालते हैं C 0.75 से, और कर गुणक कितना आता है -3 आता है, तो उसमें तो 40 का परिवर्तन हो रहा है जबकि इसमें कितने का परिवर्तन हो रहा है 30 का परिवर्तन हो रहा है। तो कर गुणक का मान कैसा होता है छोटा होता है, सरकारी व्यय गुणक का मान कैसा होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो होता है कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से कैसा होता है छोटा होगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है विद एग्जाम्पल।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध होता है। एक तो घाटा क्या होता है और ऋण ग्रहण क्या होता है। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि जब सरकार को क्या होता है, सरकार का व्यय अधिक होता है सरकार की प्राप्तियों से ही, तो इसका मतलब सरकार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, और उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। वही सरकार का क्या होता है, ऋण ग्रहण होता है। तो इसको आपको किस तरीके से आंसर लिख के आना है कि सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में धनात्मक संबंध होता है। घाटा अधिक होगा तो ऋण ग्रहण भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि सरकारी घाटे में वृद्धि होती है तो सरकार द्वारा इसकी घाटे की पूर्ति के लिए अधिक ऋण लेना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि सरकारी घाटे में कमी होती है तो सरकारी ऋण ग्रहण में क्या होगी, कमी। अर्थात दोनों में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है। जो सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो क्या बोझ है, वो आपको समझाना है, जो कि हमने चैप्टर में भी अच्छे से देखा था कि सार्वजनिक ऋण के संबंध में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि पहला, क्या सरकारी ऋण पर एक बोझ होता है, और दूसरा, ऋण के लिए वित्तीय संबंधी जो विचार है उसको हमको यहाँ पर देखना है। ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को क्या कर देती है, हस्तांतरित कर देती है। वे सरकार क्या करती है, जो ऋण है वो लेती है और उसका बोझ है उसको कम करने, उपभोक्ता पर कम करने के लिए अगली पीढ़ी को वो हस्तांतरित कर देती है कि वो चुकाएंगे। क्योंकि सरकार आज जो बंद पत्र जो जारी कर रही है वो जनता से जो ऋण ग्रहण करती है उसका भुगतान लगभग कब होगा, 20 वर्ष बाद कर में वृद्धि करके करेगी। मतलब सरकार अभी जो बॉन्ड जारी कर रही है, ठीक है, जिसके द्वारा सरकार ऋण ले रही है, वो 20 वर्ष बाद जब सरकार क्या करेगी, करों में बढ़ोतरी करेगी, तब उसका भुगतान करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। ये कर उस युवा आबादी पर लगाए जा सकते हैं जिसने अभी काम करना आरंभ भी नहीं किया है। उनकी प्रयोज्य आय में क्या होगा, ह्रास होगा। इस प्रकार उपभोग में उनकी क्या आएगी, कमी आएगी। भविष्य की बात हो रही है यहाँ। अतः ऐसा तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय बजट में क्या आएगी, गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि ऋण को अगली पीढ़ी पर क्या होगा, बोझ के रूप में देखा जा रहा है। मतलब जो ऋण लिया जा रहा है उसको अगली पीढ़ी पर क्या देखा जा रहा है, बोझ के रूप में देखा जा रहा है। परंपरागत तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि जब सरकार कर में कटौती करती है, अर्थात घाटे का बजट बनाती है, तो उपभोक्ता अधिक व्यय करके कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करता है। सरकार जो लोग उपभोक्ता है वो कर नहीं दे रहा है, उसकी आय बच रही है, तो वो उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। संभव है कि लोग अल्पदृष्टा हों, आगे की ना सोचें और बजटीय घाटे के निहितार्थ को नहीं समझें, और वे नहीं समझ सकते कि भविष्य में किसी समय सरकार को ऋण और संचित ब्याज का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ेगी। उनको नहीं पता कि क्या पड़ता, भविष्य में वृद्धि हो करों में। इस बात की समझ होने के बाद भी वे भविष्य में करों का बोझ अपने ऊपर पड़ने की आशा नहीं करते। वो सोचते हैं कि नहीं, भविष्य में नहीं होगा, वो ये आशा ही नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। वो ये सोचते हैं कि हमें नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगली पीढ़ियों को देना पड़ेगा। इसके विरुद्ध तर्क है कि उपभोक्ता ये दूरदर्शी हैं, दूर की सोचते हैं, तो उनका व्यय न केवल वर्तमान आय पर निर्भर करेगा, तो वो अपने व्यय को न केवल वर्तमान आय के हिसाब से देखेंगे, बल्कि वे भविष्य होने में जो आय होने वाली है उसकी आशा से भी व्यय करते हैं। वे समझेंगे कि आज ऋण लेने से भविष्य में क्या होगा, कर उच्च होगा। उनको समझ में आ जाएगा कि सरकार आज ऋण ले रही है तो हमें भविष्य में उनको कर देना पड़ेगा। पुनः उपभोक्ता आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतित होंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ वर्तमान पीढ़ी के ही क्या होंगे, बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, और परिवार जो इस संबंध में निर्णय लेने वाली एक इकाई है हमेशा विद्यमान रहता है। वे अब अपनी बचत में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। वो वर्तमान में उपभोग कम करके क्या करेंगे, बचत में वृद्धि करेंगे, जिससे सरकार की निर्बचत में वृद्धि पूर्ण रूप से प्रति संतुलित हो जाएगी। सरकार जो क्या कर रही है, खर्चा कर रही है बहुत अधिक, तो वो दोनों संतुलित हो जाएगा और इससे राष्ट्रीय बचत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस मत को रिकॉर्डो ने क्या कहा है, समतुल्यता कहा है। डेविड रिकॉर्डो जो कि 19वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समतुल्यता कहते हैं। जब घाटा अधिक होगा तो लोगों के द्वारा बचत अधिक की जाएगी, क्योंकि लोग कैसे होते हैं, दूरदर्शी होंगे। तो इसे क्या कहा है रिकॉर्डो ने, समतुल्यता कहा है, क्योंकि यह कहा जाता है कि करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए समतुल्य वित्त साधन है। करारोपण और जो ऋण ग्रहण है वो दोनों समतुल्य वित्तीय साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि कर रही है, तो जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज में कर में वृद्धि है। तो आज कर में वृद्धि कर लो, चाहे भविष्य में कर लो, आज ऋण ले लो और भविष्य में क्या करो, करों के रूप में राशि ले, तो उसका सेम प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। प्राय तर्क दिया जाता है कि ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए ही ऋण ग्रहण करते हैं। ऋण से, कई लोग ये कहते हैं ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे लिए ही तो ऋण लिया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर तर्क दिया जाता है। यही कारण है कि यदि दो पीढ़ियों के बीच संसाधनों का क्या हो रहा है, हस्तांतरण भी, हमारे संसाधन आने वाली पीढ़ियों में ही क्या हो रहे हैं, हस्तांतरित हो रहे हैं, फिर भी क्रय शक्ति राष्ट्र के अधीन ही है।
है तो सरकार के पास ही, राष्ट्र के अधीन ही है, हमारा पैसा अगली पीढ़ी ले रही है। किंतु विदेशियों से लिया गया कोई भी ऋण एक बोझ होता है, लेकिन यदि विदेशियों से ऋण लिया गया है क्योंकि वो विदेशियों को पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, एक बोझ होगा, क्योंकि हमें ब्याज अदायगी के अनुरूप वस्तुएं कहाँ भेजनी पड़ेगी, विदेश भेजनी पड़ती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर पूरा प्रॉपर रूप से लिखकर आना है, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से क्या होता है? स्फीतिकारी। हमेशा ये माना जाता है कि यदि घाटा हो रहा है, सरकार के द्वारा बहुत अधिक व्यय हो रहा है, तो इससे स्फीति होने की आशंका बहुत अधिक होती है। उच्च राजकोषीय घाटे के साथ मांग ऊंची होती है, अधिक मांग होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा अधिक होता है, और निर्गत क्या होता है, अत्यधिक होता है। अतः इसकी स्फीतिकारी होने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको स्फीतिकारी माना नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मांग भी अधिक हो रही है तो उत्पादन भी बहुत अधिक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्फीतिकारी इसको माना नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घाटे में कटौती के विषय पर आपको विमर्श करना है कि घाटे में कटौती करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि घाटे में कटौती, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। यदि हम करों में वृद्धि कर दें या सरकार के व्यय में कमी कर दें तो क्या होगी, घाटे में कटौती की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर क्या करती है, ज़्यादा भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रतिगामी होते हैं, और इसका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी एक प्रयास किया गया है, किंतु सरकारी व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया गया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों, सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है संचालित किए जाते हैं तो उसके द्वारा ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। इसके बाद आपको लिखना है कि योजना आयोग के द्वारा हाल में किए गए अध्ययन में आकलन भी किया गया है कि गरीबों को यदि हमें 1 रुपये का लाभ पहुंचाना है तो सरकार को खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रुपये व्यय करना होता है। ये व्यय सरकार के इस उद्देश्य से करती है कि नकद राशि के अंतरण से लोगों के कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी। सरकार के कार्य क्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती रहती है उनमें से कुछ निकाल दिए जाएं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल असर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि यदि सरकार क्या करती है, विपरीत कार्य करती है, विपरीत मतलब जो अनुकूल जो होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, उस तरीके कार्य यदि सरकार रोक देगी तो इससे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अनेक देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का क्या कर रही है, वहन। सरकार को यहाँ पर क्या है, घाटा वहन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनको रोक नहीं सकती है। पूर्व निर्धारित स्तरों पर में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का क्या करती है, आरोपण करती है। उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए इनका परीक्षण करना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखना है आपको। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बृहत्तर घाटा हमेशा क्या होगा, विस्तारित राजकोषीय नीति का परिणाम नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि अधिक घाटा है तो अधिक क्या होगी, मुद्रास्फीति होगी, विस्तारित राजकोषीय नीति होगी। समान राजकोषीय नीतियां बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के घाटों को क्या करती है, जन्म दे सकती है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। सब किस पर डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है। उदाहरणार्थ यदि किसी अर्थव्यवस्था में अमंदी है और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट है देखने को मिल रही है, तो इसका कारण है कि फर्म और परिवार की जब आय कम होती है तो वे कम कर अदा करते हैं। तात्पर्य है कि अमंदी की स्थिति में घाटे की बढ़ोतरी होती है और तेजी की स्थिति में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जबकि राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब सिचुएशन किस पर डिपेंड करती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसके बारे में हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जीएसटी के बारे में, से आप क्या समझते हैं? पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है? जो पुरानी कर प्रणाली चलती थी, अलग अलग तरह के कर थे, उसके बजाय अब जीएसटी लेके आए तो वो किस तरीके से श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की भी व्याख्या करनी है। तो हमने जीएसटी वाला जो पूरा पढ़ा था उसका आपको इसी तरीके से पूरा आंसर लिख कर आना है। जहाँ पर देख लेते हैं कैसे लिख कर आना है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह गंतव्य पर आधारित उपभोग कर है, जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत जमा क्या होती है, सुविधा प्राप्त होती है। वस्तु एवं सेवा कर में पूरे देश में एक प्रकार की वस्तु और सेवाओं पर क्या होता है, एक समान दर से कर लगाया जाता है। इस कर में बड़ी संख्या में केंद्रीय और राजकीय करों या उपकरों को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। बहुत सारे करों को मिलाकर फिर ये कर बनाया गया है जो कि समान रूप से लागू होता है। इसने वस्तुओं सेवाओं पर करों को जो वस्तुओं के उत्पादन पर, बिक्री पर, सेवाओं के प्रदान करने पर लगाए जाते थे उनको क्या कर दिया है, सब प्रतिस्थापित कर दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार है, जो कि 30 जून या 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की क्या मिली है, स्वीकृति मिली।
इस संशोधन से संविधान में धारा कौन सी जुड़ी? 246A शामिल हुई, जिसने संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं का वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर प्रदान हो गया है। इसके पश्चात वस्तु सेवा कर के लिए जीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट पारित किए गए। अधिनियम प्रक्रियाएं पूरे भारत में करों का क्या होगा? मान्यीकरण हो गया है। इसने वस्तु और सेवाओं के आवागमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया है, मतलब वस्तुएं सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं, और भारत में एक कॉमन बाजार का सृजन कर दिया है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपानन प्रभाव को क्या करना है? कम करना है। इसके उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया गया है, जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं और अधिक प्रतियोगी बनाएगी। जो हम घरेलू जो बाजार हैं विदेशी बाजार से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें लगभग 2% की क्या होगी? वृद्धि होगी। कर अनुपालन में भी अधिक होगा, क्योंकि कर अदायगी संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण है, रिटर्न भरना है, कर अदायगी है, सभी एक सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कि पोर्टल है www.gst.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे कर आधार को विस्तृत कर दिया है, कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी है, सरकार और करदाताओं के बीच जो मानव दखल है उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है, और व्यवसाय करने की सुविधा को भी क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। अब एक पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार से श्रेष्ठ है जीएसटी, वो आपको किस तरीके से लिखना है कि वस्तु एवं सेवा कर लगने से पूर्व की जो अवधि में अनेकों मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाओं पर जो उत्पादन कर रही थी, पर प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य जो कर लगाया जाता था, वस्तु सेवा के कुल मूल्य पर बिना किसी आगत कर जमा के क्या लगाए जाते थे? कर लगाए जाते थे। कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं पर दिया गया कर क्या था? सम्मिलित था। इससे करों का सोपानन हो जाता था। वस्तु एवं सेवा पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लिया जाता था, मतलब सारे स्तरों पर क्या लिया जाता था? कर मूल्यवर्धित करता ना। और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर को क्रेडिट अगली स्टेज पर वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर मुजरा दिया जाता है जीएसटी में। इस प्रकार ये प्रभावी रूप से पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर एक मूल्य वर्जित कर है। हमारी विशाल एवं तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में कर आधार में समता एवं मूल्य संवर्धित करके सिद्धांतों को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर स्थापित करता है। तो इसीलिए ये पुरानी जो कर व्यवस्था है, जो कि अलग अलग कर लगाए जाते थे, अलग अलग वस्तुओं पर कई तरह के कर उपलब्ध थे, उनको सबको एक कर दिया गया है, तो उससे ये बहुत अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है। इससे केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, उपकर, उनको सबको प्रतिस्थापित कर दिया है। केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ कर जैसे केंद्रीय उत्पादन कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारत कर, ये सारे उपकर थे। राज्य के प्रमुख कर जो वॉट सेल्स टैक्स थे, वॉट सेल्स टैक्स, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, जो लॉटरी है, बैटिंग है, जुआ है, कर, वस्तुओं पर राज्य कर, या ये सब थे। ये सब वस्तु सेवा कर में सारे क्या हो गए हैं? मिलकर शामिल हो गए हैं। अब इसकी श्रेणियां क्या क्या हैं वस्तु सेवा कर की? इसमें है वर्तमान में 5 पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु सेवा कर से बाहर रखा गया है, 5 को, लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु और सेवा कर में क्या कर दिया जाएगा? समाहित कर दिया जाएगा। मानव उपयोग के लिए बाधक पेयों पर राज्य सरकारें वस्तु और सेवा कर लगाती रहेंगी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के कर लगेंगे। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश में वस्तुओं तथा वस्तु पर 6 मानक दरें हैं। 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% लागू होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पूरा कंप्लीटली लिख कर आना है, जो कि हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो यहाँ पर आपका ये 5th चैप्टर सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था खत्म होता है। हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, साथ में हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। आप चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पढ़ के उनको अच्छे से याद भी करिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।